हेलो दोस्तों, स्वागत अपने यूट्यूब चैनल जीके बाई एस के क्लासेस में। तो आज हम लोग एक टॉपिक देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। तो ये 1885 से लेकर 1947 के बीच में क्या हुआ, कौन सा आंदोलन हुआ, जैसे असहयोग आंदोलन कब हुआ, साइमन कमीशन कब हुआ, भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ, ये पूरा डिटेल इसी के अंदर जानेंगे एक ही वीडियो में, बहुत ही कम समय में, जो कि हर परीक्षा में पूछा जाता है। यहाँ से 3-4 नंबर तो ज़रूर पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन भारत के लोगों के हित से संबंधित जन आंदोलन था, जो पूरे देश में फैल गया था। देश भर में कई बड़े छोटे विद्रोह हुए थे और कई क्रांतिकारियों ने ब्रिटिश को बल से या अहिंसक उपायों से देश के बाहर करने के लिए मिलकर लड़ाई लड़ी और देश भर में राष्ट्रवाद को बढ़ावा दिया। दिसंबर 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की नींव पड़ी। आगे चलकर इसी के नेतृत्व में विदेशी शासन में स्वतंत्रता के लिए भारतीयों ने एक लंबा समय और साहसपूर्ण संघर्ष चलाया और अंत में 15 अगस्त 1947 को भारत मुक्त हो गया। वास्तव में देखा जाए तो भारत के राष्ट्रीय आंदोलन का इतिहास कांग्रेस का इतिहास है, क्योंकि प्रारंभ से अंत तक भारत का राष्ट्रीय आंदोलन इसी संस्था के नेतृत्व में लड़ा गया। तो 1885 से शुरुआत हुई थी। 15 अगस्त 1947 जितने भी आंदोलन हुए, ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इसी संस्था के नेतृत्व में लड़ा गया था। आगे देखते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। तो इसकी स्थापना ए ह्यूम, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम नामक एक अवकाश प्राप्त ब्रिटिश अधिकारी ने भारतीय नेताओं के सहयोग से 28 दिसंबर 1885 को मुंबई, जो पहले बॉम्बे जिसे जाना जाता था, गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की। मुंबई में आयोजित कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता व्योमेश चंद्र बनर्जी ने की। इस अधिवेशन में 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। पहले जो ये प्रथम अधिवेशन था, ये बम्बई में नहीं, पुणे में होना था, परंतु वहाँ प्लेग फैल जाने के कारण इसको बम्बई में शिफ्ट कर दिया गया। आगे कुछ तत्व हैं, जैसे दादा भाई नौरोजी के कहने पर इसका नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस रखा गया। तो आपसे पूछा जाए तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नाम किसके कहने पर रखा गया, तो दादा भाई नौरोजी के। कांग्रेस उत्तरी अमेरिका से लिया गया शब्द है, जिसका अर्थ है लोगों का समूह। तो कांग्रेस शब्द कहाँ से लिया गया, उत्तरी अमेरिका का शब्द है। कांग्रेस की स्थापना के समय गवर्नर जनरल कौन थे, लॉर्ड डफरिन थे। यह हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। कांग्रेस की स्थापना के समय गवर्नर जनरल लॉर्ड डफरिन था और भारत सचिव कौन थे, लॉर्ड क्रॉस था। प्रारंभ में ब्रिटिश सरकार ने अंग्रेज को अपना सुरक्षा कवच समझकर सहयोग दिया, किंतु बाद में अंग्रेजों ने जब संवैधानिक सुधार की मांग रखी तो अंग्रेजों का कांग्रेस से मोह भंग हो गया। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के साथ साथ अखिल राजनीतिक मंच का जन्म हुआ। इसी के साथ विदेशी शासन में भारत की स्वतंत्रता का संघर्ष एक संगठित रूप से प्रारंभ हुआ। कांग्रेस के जन्म के साथ ही भारतीय इतिहास में एक नया युग आरंभ हुआ। छोटे छोटे विद्रोह दलों, स्थानीय दलों आदि सभी ने अपने ही को कांग्रेस में विलीन कर लिया। कांग्रेस ने आरंभ से ही एक पार्टी नहीं वरन एक आंदोलन का काम किया। यह आंदोलन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नाम से जाना जाता है।
इसी में आगे देखते हैं कि जैसे यहाँ पे था कि प्रथम अधिवेशन व्योमेश चंद्र बनर्जी ने किया था, इसमें 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। और दूसरे अधिवेशन में अगर दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी ये क्वेश्चन आ जाए तो उसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने किया था। और तीसरा अगर पूछे तीसरे की अध्यक्षता का किसने की थी, दादा भाई नौरोजी ने कलकत्ता में किया था। और तीसरे की पूछा कि तीसरे की अध्यक्षता किसने की थी, तो वो पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे बदरुद्दीन तैयब, इन्होंने किया था। और चौथे के पूछे उन 1888 ईस्वी में ये इलाहाबाद में हुई थी, जॉर्ज यूल ने किया था। ये फ़ारसी थे, पहले फ़ारसी थी, गैर यूरोपीय थे। तो ये आपको याद रखना है, मैंने 4 बता दिए हैं, यहाँ से क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। चलिए आगे देखते हैं। आधुनिक राष्ट्रवाद के उदय का कारण। भारत के उपनिवेशी शासन के हितों में विरोधाभास, भारत का प्रशासनिक, राजनीतिक एवं आर्थिक एकीकरण, पाश्चात्य चिंतन तथा शिक्षा का प्रभाव, प्रेस एवं समाचार पत्र की भूमिका, भारत में अतीत का पुनर्अध्ययन, मध्यवर्गीय बुद्धिजीवियों का अभ्युदय, तत्कालीन विश्वव्यापी घटनाओं का प्रभाव, अंग्रेज शासकों के प्रक्रियावादी नीति और जातीय अहंकार। तो ये कुछ थे आधुनिक राष्ट्रवाद के उदय के कारण थे ये। तो आप देखते हैं कांग्रेस के गठन से पूर्व कुछ राजनीतिक संस्थाएं, जब कांग्रेस के गठन से जो पहले जो संस्थाएं बनी थी वो कौन सी हैं, चलिए देखते हैं। जैसे पहले बनी थी 1836 में बनी थी बंग भाषा प्रकाशक सभा, 1838 में बनी थी जमींदारी एसोसिएशन। और आगे देखते हैं 1843 में बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी बनी थी, 1851 में ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन, 1866 में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, 1867 में पूना सार्वजनिक सभा। ये इम्पोर्टेंट है, ये पूछा जाता है पूना सार्वजनिक सभा, तो 1867 में। 1875 में इंडियन लीग, ये भी एग्ज़ाम में पूछा जाता है। 1876 में कलकत्ता भारतीय एसोसिएशन, 1884 में मद्रास महाजन सभा, 1885 में बॉम्बे प्रेसिडेंट एसोसिएशन। भारतीय राष्ट्रवाद का पहला या आरंभिक चरण मध्यम दर्जे नरम दल का चरण है, जो 1885 से 1905 भी कहलाता है। नरम दल के नेता डब्ल्यू.सी. बनर्जी, गोपाल कृष्ण गोखले, आर.सी. दत्ता, फिरोज शाह मेहता, जॉर्ज यूल, ये सब नरम दल के नेता थे। नरमपंथी नेताओं को ब्रिटिश सरकार में पूर्ण विश्वास था। उन्होंने पीपीपी मार्ग यानी विरोध, प्रार्थना और याचिका को अपनाया था। प्रारंभिक राष्ट्रवादियों उदारवादियों के उद्देश्य। तो प्रारंभिक राष्ट्रवादी उदारवादियों के उद्देश्य कौन कौन से हैं? पहला है संवैधानिक दायरे में रहकर प्रदर्शन एवं सभा करना। दूसरा, भारत के पक्ष में जनमत का निर्माण करना। तीसरा, इंग्लैंड में भारतीय पक्ष के प्रति समर्थन बढ़ाना। और आगे है भारतीयों को राजनीतिक शिक्षा देना। ब्रिटेन से भारत के राजनीतिक संबंधों को बनाए रखना, क्योंकि वह समय ब्रिटिश सरकार को प्रत्यक्ष चुनौती देने हेतु उपयुक्त न था। अब देखते हैं नरमपंथी राष्ट्रवादियों का योगदान देखते हैं। जैसे है राष्ट्रीय आंदोलन को प्रारंभ किया एवं उसे संगठित किया। उपनिवेशी शासन की आर्थिक शोषण की नीति की निंदा करना। धन का निष्कासन सिद्धांत को लोकप्रिय किया, इससे अंग्रेज का आर्थिक शोषणकारी चेहरा सामने आया।
इसलिए इस दौर को आर्थिक राष्ट्रवाद का दौर कहते हैं। इनके कारण अंग्रेज को भारत में कई सुधार करने पड़े। 1892 का भारत परिषद अधिनियम, 1896 का व्यय सुधार आयोग वेल्बी आयोग और 1896 में कलकत्ता में पहली बार राष्ट्रगीत गाया गया था। सामान्य प्रशासनिक सुधारों हेतु अभियान चलाया। भारतीयों ने दीवानी अधिकारों की रक्षा करना, राष्ट्रीय आंदोलन को धर्मनिरपेक्ष स्वरूप प्रदान करना, ये सब थे नरमपंथी राष्ट्रवादियों का योगदान था। आगे काम के नरमपंथियों तरीकों से मोह भंग होने के कारण 1892 में के बाद कांग्रेस ने चरमपंथ विकसित होने लगा। चरमपंथी नेता लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल और अरविंद घोष, इन जो चरमपंथी थे तो इनको लाल बाल पाल के नाम से जाना जाता है, और एक अरविंदो घोष भी थे। पीपीपी मार के बजाय इन्होंने आत्मनिर्भरता, रचनात्मक कार्य और स्वदेशी पर जोर दिया। प्रशासनिक सुविधा के लिए लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल विभाजन की घोषणा 1905 में स्वदेशी बहिष्कार संकल्प पारित किया गया था। बंगाल विभाजन एवं स्वदेशी आंदोलन 1905 से 1906 ईस्वी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के साथ ही संपूर्ण भारत के लोग ब्रिटिश शासन के विरुद्ध एक राष्ट्रीय मुख्य धारा में शामिल होते जा रहे थे। बंगाल तब भारतीय राष्ट्रवाद का प्रधान केंद्र था। आगे तत्कालिक बंगाल में आधुनिक बिहार, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और तथा बांग्लादेश आते थे। तब बंगाल में बिहार, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश, ये तीनों ये सब मिलकर पूरा बंगाल बनता था। लॉर्ड कर्जन ने प्रशासनिक सुविधा का बहाना बनाकर बंगाल को दो भागों में बांट दिया। बंगाल विभाजन की सर्वप्रथम घोषणा 3 दिसंबर 1933 को की गई थी और 16 अक्टूबर 1905 को लागू हुआ। राष्ट्रीय नेताओं ने विभाजन को भारतीय राष्ट्रवाद के लिए एक चुनौती समझा। तो 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल का विभाजन कर दिया। किसने कर दिया? लॉर्ड कर्जन ने कर दिया। ये याद रखना आप लोग। क्वेश्चन ये पूछता है कि बंगाल का विभाजन किसके शासनकाल में हुआ था? ये लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में हुआ था। आगे बंगाल के नेताओं ने इसे क्षेत्रीय धार्मिक आधार पर बांटने का प्रयास किया, अतः इस विभाजन का व्यापक विरोध हुआ तथा 16 अक्टूबर को पूरे देश में शोक दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो क्वेश्चन बनेगा 16 अक्टूबर को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो शोक दिवस के रूप में मनाया जाता है। हिंदू मुसलमान ने अपनी एकता को प्रदर्शित करते हुए बहुत ही तीव्र आंदोलन 7 अगस्त 1905 में चलाया। स्वदेशी का बहिष्कार आंदोलन की उत्पत्ति बंगाल विभाजन विरोधी आंदोलन के रूप में हुई। इसके अंतर्गत अनेक स्थानों पर स्वदेशी कपड़ों की होली जलाई गई और विदेशी कपड़े बेचने वाली दुकानों पर धरने दिए गए। इस प्रकार बंगाल के नेता ने बंगाल विभाजन विरोधी आंदोलन को स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन के रूप में परिवर्तित कर इसे राष्ट्रीय स्तर पर व्यापकता प्रदान की। आगे है उग्र और क्रांतिकारी आंदोलन 1905 से 1914। बंग भंग विरोधी आंदोलन के नेतृत्व तिलक, बिपिन चंद्र पाल और अरविंद घोष जैसे नेताओं के हाथों में आना ही राष्ट्रवाद का उत्कृष्ट प्रतीक था। सरकारी दमन और जनता को कुशल नेतृत्व देने के लिए नेताओं की असफलता के कारण उपजी कुंठा ने क्रांतिकारी आंदोलन को जन्म दिया। क्रांतिकारी युवकों ने अनेक गुप्त संगठन जैसे अनुशीलन समिति, अभिनव भारत, मित्र मेला, आर्य बांधव समाज आदि बनाए। बंगाल, मद्रास, महाराष्ट्र में ही नहीं वरन कनाडा, अमेरिका, जर्मनी, सिंगापुर आदि जैसे देशों में अनेक क्रांतिकारी दल स्थापित हुए।
मित्र मेला हम पूछी जाती है। मित्र मेला दीन बंधु मित्रा की है। मित्र मेला अभिनव भारत सावरकर जी की है। आगे चलते हैं। 1907 में ताप्ती नदी के किनारे सूरत में कांग्रेस का सत्र। ये गलत लिखा है, ये नहीं होगा। 1907 में ताप्ती नदी किनारे सूरत में कांग्रेस का सत्र रास बिहारी घोष की अध्यक्षता में हुआ, जिसमें नरमपंथी और चरमपंथी के बीच मतभेद की वजह से कांग्रेस में विभाजन हो गया। आगा खां ठल्ड और मोहसिन मुल्क द्वारा 1906 में मुस्लिम लीग का गठन किया गया। और कहाँ पे किया गया? ढाका में किया गया। ढाका जो आज बांग्लादेश में। 1909 में माल्य मिंटो सुधार अधिनियम द्वारा अलग निर्वाचन मंडल की मांग किया गया। लाला हरदयाल ने 1913 में गदर आंदोलन शुरू किया था और कोर्टलैंड ने 1 नवंबर 1913 को गदर पार्टी की स्थापना की थी। इसका मुख्यालय सैन फ्रांसिस्को के युगांतर आश्रम में था और गदर पत्रिका का प्रकाशन शुरू किया था। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि गदर आंदोलन की शुरुआत किसने किया था? लाला हरदयाल ने। कब किया था? 1913 में। और इसका मुख्यालय कहाँ है? फ्रांसिस्को में, सैन फ्रांसिस्को में। और इनकी एक गदर पत्रिका का भी प्रकाशन किया था। आगे है कोमागाटा मारू घटना सितंबर 1914 में हुई थी और इसके लिए भारतीयों ने शोर कमेटी नाम से एक समिति बनाई थी जो यात्रियों की कानूनी लड़ाई लड़ती थी। तो कोमागाटा मारू, आइए देखते हैं क्या है ये कोमागाटा मारू घटना। वर्ष 1914 में कामागाटू मारू नामक जहाज 376 भारतीयों को लेकर समुद्री रास्ते से कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया तट पर पहुंचा। तो कब? 1914 में एक जहाज है कामागाटू मारू नाम का, 300 कितने भारतीयों थे? 376 भारतीयों को लेकर समुद्री कनाडा से ब्रिटिश कोलंबिया तट पर पहुंचा। उनमें से 340 सिख थे, 24 मुसलमान थे, 12 हिंदू और बाकी ब्रिटिश थे। इस जहाज़ को स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल गदर पार्टी के नेता गुरदीप सिंह ने किराए पर लिया था। तो किसने लिया था? गदर पार्टी के नेता गुरदीप सिंह ने किराए पर लिया था। 23 मई 1914 में वैंकूवर के तट पर जहाज़ पहुंचा तो उसे 2 महीने तक वहीं खड़ा रहना पड़ा, क्योंकि कनाडा की सरकार ने अलग अलग कानूनों का हवाला देकर भारतीयों को वहां प्रवेश की अनुमति नहीं दी। सिर्फ 24 भारतीयों को कनाडा सरकार ने वैंकूवर में उतरने दिया। शेष भारतीयों को 2 महीने बाद जहाज के साथ भारत वापस भेज दिया। तो ये था कामागाटू मारू। आगे देखते हैं। 1914 में पहला विश्व युद्ध आरंभ हुआ था। 1914 के बाद होम रूल लीग के आंदोलन 1915-1916। प्रथम विश्व युद्ध के आरंभ होने पर भारतीय राष्ट्रवाद नेताओं ने सरकार के युद्ध प्रयास से सहयोग का निश्चय किया। इसके लिए एक वास्तविक राजनीतिक जन आंदोलन की आवश्यकता थी, लेकिन ऐसा कोई जन आंदोलन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेतृत्व में संभव नहीं था, क्योंकि यह नरमपंथियों के नेतृत्व में एक निष्क्रिय और जड़ संगठन बन चुकी थी। इसलिए 1915 से 16 में 2 होम रूल लीगों की स्थापना की। अप्रैल 1916 में सबसे पहले तिलक ने होम रूल आंदोलन की शुरुआत की थी, जो इनका मुख्यालय पूना में था और इससे स्वराज की मांग की थी। होम रूल आंदोलन के दौरान तिलक ने अपना प्रसिद्ध नारा होम रूल या स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूँगा दिया था। वहीं आगे बात करें
सितंबर 1916 में एनी बेसेंट ने होम रूल आंदोलन की शुरुआत शुरू किया। इसका मुख्यालय मद्रास के करीब एक अडियार जगह है, वहाँ पे है। वर्ष 1916 में हुए कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता। तो 1916 बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसी समय नरमपंथी गरम दल मतलब नरमपंथी और चरमपंथी दोनों एक हो गए थे, और मुस्लिम लीग और कांग्रेस दोनों एक हो गए थे। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? अंबिका चरण मजूमदार ने। और यहीं पर थे कि गांधी और राजकुमार शुक्ल आए थे गांधी जी से मिलने के लिए। चंपारण आंदोलन के मतलब जो चंपारण आंदोलन हुआ था, तो इसीलिए गांधी जी से मिलने के लिए राजकुमार शुक्ल यहीं पर आए थे, उनको बुलाने के लिए, गांधी जी को। आगे देखते हैं। 1917 में वर्ष होम रूल के इतिहास एक बड़ा मोड़ बिंदु था। जून में एनी बेसेंट और उनके सहयोगों को गिरफ्तार कर लेने के पश्चात आंदोलन अपने चरम पर था। सितंबर 1917 में सचिव मॉन्टेग्यू की घोषणा, जिसमें होम रूल का समर्थन किया गया, इस आंदोलन ने एक निर्णायक मोड़ लिया। लीग ने अपने उद्देश्य की सफलता के लिए एक कोष बनाया, धन एकत्रित किया, सामाजिक कार्यों का आयोजन किया तथा स्थानीय प्रशासन के कार्यों में भागीदारी निभाई। तो आइए अब गांधी जी के बारे में पढ़ते हैं। गांधी जी गांधी जी 1893 में अब्दुल्ला भाई के केस लड़ने के लिए दक्षिण अफ्रीका गए। गांधी जी ने वहां पर रंगभेद नीति के खिलाफ सत्याग्रह किया। गांधी जी ने वहां पर टॉलस्टॉय और फिनिक्स आश्रम की स्थापना की। तो गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में 2 आश्रम की स्थापना की थी। कौन कौन से? एक टॉलस्टॉय और एक फिनिक्स की। और इंडियन ओपिनियन नामक समाचार पत्र निकाला। तो ये भी पूछा जाता है एग्जाम में कि इंडियन ओपिनियन नामक समाचार पत्र किसकी है, तो महात्मा गांधी जी की है। आगे देखते हैं इनसे रिलेटेड। 9 जनवरी 1915 को गांधी जी 46 वर्ष की उम्र में दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे। इसीलिए 9 जनवरी को हम लोग क्या मनाते हैं? प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं 9 जनवरी को। 1916 में गांधी जी ने सत्य और अहिंसा के प्रचार के लिए अहमदाबाद गुजरात के साबरमती आश्रम की स्थापना की थी। तो 1916 में गांधी जी ने सत्य और अहिंसा के विचार के प्रचार के लिए अहमदाबाद गुजरात में साबरमती आश्रम की स्थापना की थी, ये याद रखना। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? 1917 में। ये गांधी जी का पहला सत्याग्रह आंदोलन था भारत में। खेड़ा सत्याग्रह 1917 में। और चंपारण सत्याग्रह किससे रिलेटेड है? 3 कट्ठिया पद्धति, मतलब 3/20 कट्ठे पे नील की खेती उगाई जाती थी। और अहमदाबाद मिल हड़ताल 1918 में। अहमदाबाद मिल हड़ताल में पहली बार गांधी जी ने भूख हड़ताल किया था, यही अहमदाबाद मिल हड़ताल पे। आगे देखते हैं। अहमदाबाद मिल हड़ताल हो गया। महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए आंदोलन। गांधी जी ने प्रथम विश्व युद्ध में भारतीय युवाओं को ब्रिटिश फौज के साथ शामिल होने के लिए कहा, इसलिए गांधी जी को भर्ती करने वाला साजेंट कहा जाने लगा। इसलिए गांधी जी को अंग्रेज ने कैसरे हिंद का पदक दिया था। अब आगे देखते हैं रॉलेट एक्ट और जलियांवाला बाग हत्याकांड। प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति पर जब भारतीय जनता संवैधानिक सुधारों की उम्मीद कर रही थी, तो ब्रिटिश सरकार के दमनकारी रॉलेट एक्ट को जनता के सम्मुख प्रस्तुत किया। रॉलेट एक्ट के द्वारा सरकार को यह अधिकार प्राप्त था कि वह किसी भी भारतीय पर अदालत में बिना मुकदमा चलाए और दंड दिए बिना जेल में बंद कर सकता है। इसलिए इसको काला कानून कहा था। बिना अपील, बिना दलील, बिना वकील का कानून कहा था। जैसे इसमें ये होता था कि जैसे कोई शक के घेरे में आ जाता तो उसको तुरंत गिरफ्तार कर लेते थे। उसमें ना कोई वकील, ना कोई अपील, ना कोई जमानत, कुछ नहीं।
1919 में रॉलेट एक्ट के विरोध में गांधी जी ने पहली बार अखिल भारतीय सत्याग्रह का आंदोलन आरंभ किया। सरकार ने इस जन आंदोलन को कुचल देने पर उतारू थे। उसने निहत्थे प्रदर्शनकारियों को कुचलने का प्रयास किया, जिसमें दमन के इतिहास में नए अध्याय जोड़े। दंडात्मक नीतियों तथा डॉक्टर सैफुद्दीन कुचलू और डॉक्टर सत्यपाल जैसे लोकप्रिय नेताओं को गिरफ्तारी के विरोध में अमृतसर जलियांवाला बाग में एक सभा का आयोजन किया गया था। जनरल डायर ने सभा के आयोजन को सरकारी आदेशों की अवहेलना माना तथा सभा स्थल को असक्त सैनिकों के साथ घेर लिया और बिना किसी पूर्व चेतावनी को शांतिपूर्वक ढंग से चल रहे सभा पर गोलियां चलाने का आदेश दिया। इस घटना पे 1000 से अधिक लोग मारे गए, जिसमें युवा, महिलाएं, बूढ़े, बच्चे सभी शामिल थे। यह घटना आधुनिक भारतीय इतिहास में जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से प्रसिद्ध था। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 में अमृतसर में निहत्थे गोलियां बरसाई थी। इसमें 1000 से अधिक लोग मारे गए थे और सरकारी आंकड़ों के हिसाब से, मतलब अंग्रेज की तरफ से सरकारी आंकड़ों के हिसाब से 379 लोग बताए गए थे, जबकि मरे थे 1000 से अधिक लोग मरे थे। इस घटना के विरोध में रविन्द्रनाथ टैगोर ने ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रदान की गई नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी तथा सर शंकरन नायर ने गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद से त्यागपत्र दे दिया था। अब हम लोग देखते हैं असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन 1920। प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात आत्मनिर्णय की भावना को बल मिला। इसके साथ ही रॉलेट एक्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड, पंजाब में मार्शल लॉ तथा खिलाफत के विवाद और आदि घटनाओं से अंग्रेज के प्रति भारतीय दृष्टिकोण व्यापक परिवर्तन आया। जनता इन घटनाओं के लिए सरकार से खेद प्रकट करने की अपेक्षा कर रही थी। इसके विपरीत परिस्थितियों में आंदोलन के एक और चक्र के प्रारंभ के लिए वह तैयार थी। 1920 में नागपुर के आयोजित कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता विजय राघवाचारी कर रहे थे, में असहयोग आंदोलन का अनुमोदन कर दिया था। सरकार ने इस आंदोलन को कुचलने के लिए दमनात्मक नीति का सहारा लिया। आंदोलन के स्वरूप के स्थान पर परिवर्तन के साथ साथ भिन्नता आई। 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा नामक गांव में 3000 किसान ने एक कांग्रेसी जुलूस को पुलिस ने गोली चलाई। किसानों की भीड़ थाने पर हमला करके थाने में आग लगा दी, जिसमें 22 पुलिसकर्मी मारे गए। गांधी जी चूँकि हिंसा में विश्वास नहीं करते थे, इसलिए उन्होंने 12 फरवरी 1922 को बारदोली में हुई कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में असहयोग आंदोलन को वापस लेने का निर्णय लिया। तो 5 फरवरी 1922 को चौरा चौरी नामक, और चौरा चौरी पूछे कहाँ, तो गोरखपुर में है। तो किसानों द्वारा पुलिस स्टेशन पर आग लगाई गई, जिसमें 22 पुलिसकर्मी मारे गए। इस घटना को देखकर गांधी जी ने 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया गया। आगे देखते हैं साइमन आयोग। भारतीय सरकार अधिनियम 1919 या मोंटागू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म एक्ट को भारत में जिम्मेदार सरकार की स्थापना के लिए पारित किया। साइमन आयोग भारत सरकार अधिनियम 1919 या मोंटागू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म एक्ट में भारत की जो स्थापना पारित किया गया था। 1919 के अधिनियम में इस बात की व्यवस्था की गई थी कि 10 वर्षों के पश्चात मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों की समीक्षा तथा उसमें परिवर्तन की संभावना की जांच के लिए एक आयोग का गठन किया जाएगा।
इस प्रावधान के तहत 1929 में एक आयोग की नियुक्ति की जानी थी। तत्कालीन वायसराय लॉर्ड इरविन ने निर्धारित समय में 2 वर्ष पूर्व 8 नवंबर 1927 को इंडियन इंस्टीट्यूट आयोग की नियुक्ति कर दी। 7 सदस्य आयोग के अध्यक्ष सर जॉन साइमन थे, जिनके नाम पर यह साइमन आयोग के नाम से विख्यात हुआ। कांग्रेस के मद्रास अधिवेशन में इस आयोग का बहिष्कार का निर्णय सर्वसम्मति से लिया गया। 3 फरवरी 1928 को साइमन आयोग भारत आया। साइमन आयोग ने भारत आने पर देश के सभी नगरों में हड़तालों जुलूसों का आयोजन किया गया। जनता के विरोध को कुचलने के लिए सरकार ने निर्मम दमन और पुलिस कार्रवाई का सहारा लिया। तो जब साइमन कमीशन 3 फरवरी 1928 को भारत आया तो हर राज्य में नारे लगे, साइमन गो बैक, साइमन वापस जाओ। काला झंडा दिखाया गया। आगे देखते हैं नेहरू रिपोर्ट। साइमन आयोग की नियुक्ति और उसके विरोध के पश्चात भारत सचिव ने भारतीयों की क्षमता पर प्रश्नचिन्ह लगाते हुए उन्होंने अपने लिए एक सर्वमान्य संविधान बनाने को चुनौती दी। डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी की अध्यक्षता में एक सर्वदलीय सम्मेलन का आयोजन 19 मई 1956 को किया गया। इस सम्मेलन के अंत में मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक समिति की गठित की गई थी। इस समिति ने 10 अगस्त 1928 को लखनऊ में हुए एक सर्वदलीय सम्मेलन में अपने संविधान का प्रारूप पेश किया, जिसे नेहरू रिपोर्ट के नाम से जाना जाता है। रिपोर्ट में भारत को डोमिनियन राज का दर्जा दिए जाने की मांग पर बहुमत था, लेकिन राष्ट्रवादियों ने एक वर्ग को इस पर आपत्ति थी। वह डोमिनियन राज के स्थान पर पूर्ण स्वतंत्रता का समर्थन कर रहे थे। तो जो रिपोर्ट में था, भारत को डोमिनियन राज का दर्जा देने का निर्णय लिया गया था, लेकिन राष्ट्रवादियों का एक वर्ग ऐसा भी था जो डोमिनियन राज के स्थान पर पूर्ण स्वतंत्रता की मांग कर रहे थे कि हमें डोमिनियन स्टेट नहीं चाहिए, हमें पूर्ण स्वतंत्रता चाहिए। आगे लखनऊ में डॉक्टर अंसारी की अध्यक्षता में पुनः सर्वदलीय सम्मेलन स्वीकार किया गया। अब आगे देखते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन। फरवरी 1930 में साबरमती आश्रम में कांग्रेस की कार्यकारी बैठक में सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाने की संपूर्ण शक्ति महात्मा गांधी के हाथ में सौंप दी गई। गांधी जी ने 31 जनवरी 1930 को लॉर्ड इरविन के समक्ष अंतिम चेतावनी के रूप में अपनी 11 सूत्री मांग रखी, जिसे अस्वीकार किए जाने पर सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने की चेतावनी दी। लॉर्ड इरविन ने 11 सूत्री मांगों को अस्वीकार कर दिए जाने के बाद गांधी जी के समक्ष आंदोलन शुरू करने के अतिरिक्त कोई चारा नहीं था। गांधी जी ने 22 मार्च 1930 को अपने चुने हुए 78 स्वयंसेवकों के साथ दांडी की यात्रा शुरू की। 24 दिन में दांडी पहुंचकर महात्मा गांधी ने 6 अप्रैल को नमक कानून का उल्लंघन किया। तो शुरुआत कहाँ से हुई थी? 12 मार्च 1930 से, और 24 दिन की यात्रा थी। पहुँचे कब थे? 6 अप्रैल 1930 को ही पहुँचे थे। और दांडी पूछे तो कहाँ पड़ेगा? दांडी गुजरात में है। साबरमती आश्रम से लेकर दांडी तक की यात्रा की थी इन्होंने। बंगाल में मानसून के आगमन की वजह से नमक बनाना कठिन था, लेकिन यह आंदोलन चौकीदारी विरोधी तथा यूनियन बोर्ड विरोधी आंदोलन के रूप में चलाया गया। तो अगर पूछा जाए कि चौकीदारी विरोधी आंदोलन कौन सा था, तो वो सविनय अवज्ञा आंदोलन था।
सविनय अवज्ञा आंदोलन को भी चौकीदारी विरोधी आंदोलन या यूनियन बोर्ड विरोधी आंदोलन कहते हैं। महाराष्ट्र, कर्नाटक तथा मध्य प्रांत में जंगल कानूनों तथा असम के कनिंघम सर्कुलर जिसके अंतर्गत छात्र तथा उनके परिजनों को चारित्रिक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने होते थे का विरोध प्रारंभ हुआ। निम्रतापूर्वक दमन के बाद यह आंदोलन की तीव्र गति से देखकर लॉर्ड इरविन ने महात्मा गांधी से समझौते का प्रयास किया। सरकार द्वारा यह आश्वासन दिए जाने पर कि हानि उठाने वालों को हर्जाना मिलेगा, 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौते के बाद आंदोलन को वापस लिया गया। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जो अक्सर पूछे जाते हैं एग्जाम में। 12 नवंबर 1930 को पहला गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया गया था। तो कितने गोलमेज सम्मेलन हुए थे? तो 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे। और अगर पूछे महात्मा गांधी और कांग्रेस किस में भाग लिए थे, तो गोलमेज सम्मेलन जो दूसरा हुआ था उसमें महात्मा गांधी और कांग्रेस ने भाग लिया था। अगर पूछे कि तीनों में भाग लेने वाले कौन थे, तीनों में भाग लेने वाले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर होता है। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को फांसी होती है। 29 मार्च 1931 को INC का कराची अधिवेशन वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में की। इस अधिवेशन में पहली बार मौलिक अधिकारों की आर्थिक नीति का संकल्प पारित किया था। तो पूछा जाए मौलिक अधिकारों की आर्थिक नीति का संकल्प किस अधिवेशन में हुआ था, तो 1931 को कराची अधिवेशन में। उसके अध्यक्ष कौन थे? वल्लभ भाई पटेल थे। 7 सितंबर 1931 को दूसरा गोलमेज सम्मेलन जिसमें कांग्रेस की तरफ से गांधी जी ने हिस्सा लिया था। 16 अगस्त 1932 को सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा होती है। और एक चीज़ याद रखना कि 1929 में लाहौर अधिवेशन होता है जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज की मांग की थी। उन्होंने रावी नदी के तट पर झंडा फहराया था, इसलिए 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। आगे है 16 अगस्त 1932 को सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा होती है। 26 सितंबर 1932 को पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर किए गए। तो पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर गांधी जी और BR अम्बेडकर के बीच में होता है। नवंबर 1932 में तीसरा गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया गया था। अब गांधी इरविन समझौता है, आइए देखते हैं। 5 मार्च 1931 को गांधी और इरविन के मध्य एक समझौता हुआ जिसे गांधी इरविन समझौता के नाम से जाना जाता है। इस समझौता के तहत लॉर्ड इरविन ने निम्न आश्वासन दिया: सभी राजनीतिक दलबंदियों को रिहा किया जाएगा, आपातकालीन अध्यादेश को वापस लिया जाएगा, आंदोलन के दौरान जब्त की गई संपत्ति एवं स्वामियों को वापस कर दी जाएगी, जिसकी संपत्ति नष्ट हो गई उसे हर्जाना दिया जाएगा, समुद्र तट के निकट रहने वाले को अपने इस्तेमाल में किए बिना कोई कर नहीं नमक एकत्र करने तथा बनाने दिया जाएगा, सरकार मादक द्रव्यों तथा विदेशी वस्तुओं की दुकानों पर शांतिपूर्वक धरना देने वालों को गिरफ्तार नहीं करेगी। जिन सरकारी कर्मचारियों ने आंदोलन के दौरान नौकरी से त्यागपत्र दिया था, उन्हें नौकरी में वापस लेने में सरकार उदार नीति अपनाएगी। अब आइए पूना पैक्ट समझौता जो गांधी जी और BR अम्बेडकर के बीच में। 16 अगस्त 1932 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमसे मैकडोनाल्ड, तो 1932 में कौन थे ब्रिटिश के प्रधानमंत्री? रैमसे मैकडोनाल्ड थे। सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा की जिसमें दलित को सहित 11 समुदाय को पृथक निर्वाचन मंडल प्रदान किया गया था। इसके तहत मुसलमान
केवल मुसलमान द्वारा सिख केवल सिखों द्वारा तथा अल्पसंख्यक समुदाय केवल अपने समुदाय द्वारा चुने जा सकते हैं। दलितों के लिए कोई एक पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था का गांधी जी ने विरोध किया। गांधी जी उस समय यरवदा जेल में बंदी थे, ने इसे भारतीय एकता तथा राष्ट्रवाद पर चोट की संज्ञा दी। उन्होंने इस निर्णय को वापस न लिए जाने की स्थिति में 20 सितंबर 1932 को आमरण अनशन प्रारंभ कर दिया। 26 सितंबर 1932 को राजेंद्र प्रसाद तथा मदन मोहन मालवीय के प्रयासों से गांधी जी और अंबेडकर के मध्य पूना समझौता हुआ। इस समझौते के तहत दलित वर्ग के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था वापस ली गई, लेकिन दलित वर्ग के लिए आरक्षित सीटों की संख्या प्रांतीय विधान मंडलों 71 से बढ़ाकर 147 तथा केंद्रीय विधायिका में कुल सीटों की 18% कर दी गई थी। तो 26 सितंबर 1932 को राजेंद्र प्रसाद और मदन मोहन मालवीय के प्रयासों से गांधी जी और अम्बेडकर के बीच पुनः समझौता हुआ था। तो सीट आरक्षित सीटों की संख्या कितनी? पहले 71 थी, फिर उसको बढ़ाकर 147 कर दी गई थी और विधायिका की कुल सीटों का 18% कर दिया गया था। आगे है पूना समझौते के सांप्रदायिक निर्णय द्वारा हिंदुओं के हरिजनों को पृथक करने के लिए सरकारी प्रयासों को विफल कर दिया गया था। 1937 के चुनाव और प्रांतों में कांग्रेसी मंत्रिमंडल 1935 में भारत सरकार अधिनियम को अखिल भारतीय संघ प्रांतीय स्वायत्तता और केंद्र में द्वैत शासक पारित होनी चाहिए को बनाने के लिए पारित किया गया था। भारत सरकार अधिनियम 1935 के प्रावधानों के अनुकूल सरकार ने प्रांतों में फरवरी 1937 में चुनाव कराने की घोषणा की। फरवरी 1937 में संपन्न हुए चुनाव में एक बार निश्चित रूप से सिद्ध हो गई कि जनता का एक बड़ा भाग कांग्रेस के साथ था। 1937 के चुनाव में कांग्रेस के अधिकांश प्रांतों में भारी जीत हासिल की। 11 में से 7 प्रांतों में कांग्रेस का अच्छा प्रदर्शन रहा। जुलाई 1937 में 11 में से 7 प्रांतों में कांग्रेस मंत्रिमंडल गठित हुए। बाद में कांग्रेस ने 2 प्रांतों में साझी सरकार भी बनाई। केवल बंगाल और पंजाब में गैर कांग्रेसी मंत्रिमंडल बने। 3 सितंबर 1939 को वायसराय लिनलिथिगो के प्रांतीय मंत्रिमंडल या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेताओं की सलाह के लिए बिना एक तरफा तौर पर भारत को जर्मनी के साथ ब्रिटेन के युद्ध में झोंक दिया। तो 3 सितंबर 1939 को वायसराय थे लिनलिथिगो ने प्रांतीय मंत्रिमंडल में राष्ट्रीय भारतीय कांग्रेस के नेताओं की सलाह लिए बिना एक तरफा के तौर पर जर्मनी के साथ ब्रिटेन के युद्ध में झोंक दिया था। इस एक तरफा निर्णय के विरोध में 29-30 अक्टूबर को 1939 को प्रांत में कांग्रेस मंत्रिमंडल ने अपने 28 महीने के शासनकाल के पश्चात त्यागपत्र दे दिया था। अगस्त प्रस्ताव 1940 में अगस्त प्रस्ताव होता है। युद्ध में भारतीयों का सहयोग प्राप्त करने के उद्देश्य से 8 अगस्त 1940 को वायसराय लिनलिथिगो ने एक घोषणा की, जिसे अगस्त प्रस्ताव के नाम से जाना जाता है। तो अगस्त प्रस्ताव की डेट क्या है? 8 अगस्त 1940। वायसराय के प्रस्ताव में निम्नलिखित बातें कही गई। वायसराय की कार्यकारी परिषद का विस्तार किया गया। वायसराय द्वारा भारतीय राज्य भारत के राष्ट्रीय जीवन से संबंधित अन्य हितों में प्रतिनिधियों की एकजुट परामर्श समिति की स्थापना की जाएगी। भारत के लिए नए संविधान का निर्माण मुख्यतः भारतीयों के उत्तरदायित्व होगा। युद्धोपरांत भारत में नवीन संविधान के निर्माण हेतु राष्ट्रीय जीवन संबंधित व्यक्तियों के एक निकाय के रूप में गठन किया जाएगा। युद्ध समाप्ति के 1 वर्ष के भीतर औपचारिक स्वराज की स्थापना करना ब्रिटिश सरकार की घोषणा नीति है।
अल्पसंख्यकों को पूर्ण महत्व प्रदान करने का आश्वासन दिया गया। यद्यपि एक घोषणा एक महत्वपूर्ण प्रगति थी, क्योंकि इसमें कहा गया था कि भारत का संविधान बनाना भारतीयों का अपना अधिकार है और इसमें स्पष्ट प्रादेशिक स्वशासन की प्रतिज्ञा की गई थी। क्रिप्स मिशन 1942। 1941 में सुदूर पूर्व में जापान द्वारा ब्रिटेन की पराजय। मार्च 1942 में जापान की भारतीय सीमा पर दस्तक। इन दो घटनाओं ने ब्रिटिश युद्धकालीन मंत्रिमंडल के रुख में नरमी आ गई। भारत में संवैधानिक प्रतिरोध को समाप्त करने के उद्देश्य में ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के नेता युद्धकालीन मंत्रिमंडल के एक सदस्य स्टैफोर्ड क्रिप्स को एक घोषणा के मशविरा के साथ भारत भेजा। मार्च 1948 में एक मशविरा कार्यकारी परिषद को भारतीय राजनेताओं के सम्मुख रखा। लगभग सभी पार्टी तथा वर्गों के असंतोष को देख कर यह घोषणा की गई कि भारतीय की युद्ध में सहायता प्राप्त करने का एकमात्र उपाय था। इसमें भारतीय समाज की समस्या के समाधान के लिए कोई विशेष प्रयास नहीं किया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन 1942। भारत छोड़ो आंदोलन 1942। क्रिप्स मिशन की असफलता के साथ 1942 में भारतीय नेताओं द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई और भारत छोड़ो का संकल्प गांधी जी ने तैयार किया था। गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। 14 जुलाई 1942 को कांग्रेस कार्यकारिणी ने वर्धा में एक प्रस्ताव पारित किया जिसमें अंग्रेज को भारत में चले जाने के लिए कहा गया था तथा यह भी कहा गया कि यदि यह अपील अस्वीकृत नहीं होती है तो कांग्रेस एक सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाने के लिए बाध्य हो जाएंगे। पूरे देश में कारखानों, स्कूल और कॉलेजों में हड़तालें और काम बंदी हुए, जिन पर लाठी चार्ज और गोलियां चलाई गई। बार बार की गोलीबारी और दमन से कुछ क्रुद्ध होकर जनता ने अनेक जगहों पर हिंसक कार्रवाई की। जनता ने पुलिस थाने, डाक खानों, रेलवे स्टेशनों आदि ब्रिटिश शासन के तमाम प्रतीकों पर हमला किए। उत्तरी और पश्चिमी बिहार और पूर्वी संयुक्त प्रांत बंगाल में मिदनापुर, महाराष्ट्र, कर्नाटक, ओडिशा के कुछ हिस्सों पर आंदोलन के प्रमुख केंद्र रहे, जिसमें बलिया, तमलुक, सतारा आदि स्थानों पर समानांतर सरकारों की स्थापना की गई, जो प्रायः दीर्घजीवी सिद्ध नहीं हुई है। सुभाष चंद्र बोस और आज़ाद हिंद फौज। तो भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 1942 को प्रारंभ होता है। इस दिन महात्मा गांधी, जितने भी बड़े नेता थे, उन सबको जेल में डाल दिया गया था। तो सुभाष चंद्र बोस और आज़ाद हिंद फौज। रास बिहारी बोस ने जापान में इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की थी। किसने? रास बिहारी बोस ने जापान में इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की थी। इसके बाद 11 सितंबर 1941 को उन्होंने इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना की थी। 18 फरवरी 1942 को मोहन सिंह इस सेना को जनरल बनाए गए। जब सुभाष चंद्र बोस अप्रैल 1913 में पहुंचे तो सुभाष चंद्र बोस अप्रैल 1943 में पहुंचे। जुलाई 1943 को रास बिहारी बोस ने इंडियन इंडिपेंडेंस लीग और आज़ाद हिंद फौज की अध्यक्षता से इस्तीफा दे दिया और सुभाष चंद्र बोस को इनका दायित्व सौंप दिया। सुभाष चंद्र बोस सिंगापुर लौट आए। वहां उन्होंने 21 अक्टूबर 1943 को स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना की तथा रंगून और सिंगापुर को मुख्यालय बनाया। बोस इस सरकार के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और सेना अध्यक्ष तीनों थे।
इसमें एक महिला रेजिमेंट भी थी जिसका नाम रानी झांसी रखा गया था। यहीं पर सुभाष चंद्र बोस ने दिल्ली चलो का नारा दिया था। 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ। 1945 में जापान की युद्ध में पराजय ने भारत को आज़ाद कराने की आशाओं पर पानी फेर दिया। फौज के अधिकांश सेना बंदी बना लिए गए। जब इन सैनिकों पर मुकदमे चलने लगे तो इन्हें जनता का भारी समर्थन मिला। जवाहरलाल नेहरू, तेज बहादुर सप्रू और भूलाभाई देसाई ने इन सैनिकों की पैरवी की। जन दबाव में सरकार को झुकना पड़ा। सुभाष चंद्र बोस ने दिल्ली चलो का विख्यात नारा और अपने अनुयायियों को जय हिंद का मूल मंत्र दिया। द्वितीय विश्व युद्ध भारत के लोगों की चेतना और राष्ट्रीय भावना को उद्वेलन करने में आज़ाद हिंद फौज की महत्वपूर्ण भूमिका रही। कुछ संगठन थे। विदेशों में भारतीय संगठन कौन कौन से थे? इंडिया हाउस, इसके संस्थापक कौन थे? श्याम जी कृष्ण वर्मा, 1904, लंदन इंग्लैंड में। अभिनव भारत, वी.डी. सावरकर, 1906 में, लंदन इंग्लैंड में। गदर पार्टी, लाला हरदयाल, 1907 में, सैन फ्रांसिस्को। इंडियन इंडिपेंडेंस लीग, लाला हरदयाल ने, 1914 में, बर्लिन जर्मनी में। इंडियन इंडिपेंडेंस लीग एंड गवर्नमेंट, राजा महेंद्र प्रताप, 1915 में, काबुल, अफगानिस्तान में। इंडियन इंडिपेंडेंस लीग, रास बिहारी बोस, 1942, कहाँ पे? टोक्यो, जापान में। तो ये कुछ संगठन थे। अब आगे बात करते हैं शिमला समझौता तथा वेवेल योजना पे। शिमला समझौता तथा वेवेल योजना। अक्टूबर 1940 में लॉर्ड लिथगो के स्थान पर लॉर्ड वेवेल भारत के वायसराय तथा गवर्नर बने। उन्होंने भारतीय संवैधानिक गतिरोध को समाप्त करने के उद्देश्य से एक विस्तृत योजना बनाई जो उनके नाम पर वेवेल योजना के नाम से जानी जाती है। वेवेल योजना की घोषणा 14 जून 1945 को की गई थी। योजना के मुख्य प्रावधान निम्नलिखित हैं। जैसे ब्रिटिश शासन राजनीति गतिरोध को समाप्त करके भारत को स्वशासन के लक्ष्य की ओर अग्रसर करना चाहता था। वायसराय की कार्यकारी परिषद के गठन इस तरह किया जाए कि वायसराय का प्रधान सेनापति छोड़कर शेष सदस्य भारतीय हों। कार्यकारी परिषद में हिंद और तथा मुसलमान सदस्यों की संख्या बराबर होगी। विदेशी विभाग भारतीय सदस्यों के हाथ में होगा। उस ब्रिटिश उच्चायुक्त की नियुक्ति की जाएगी जो भारतीय वाणिज्य तथा दूसरे हितों की देखभाल करेगा। नई कार्यकारी परिषद 1935 के अधिनियम के तहत कार्य करेगी। भारतीय सचिव शक्ति को सीमित किया जाएगा जबकि वायसराय के वीटो के अधिकार को बराबर रखा जाएगा। कैबिनेट मिशन योजना 1946। वेवेल योजना और शिमला समझौता दोनों ही विफल हो जाने के पश्चात भारत में राजनीतिक गतिरोध को दूर करने के लिए कैबिनेट मिशन को भारत भेजा। इस शिष्टमंडल में 3 सदस्य थे, पैंथिंग लॉरेंस, सर स्टैफोर्ड क्रिप्स और ए.बी. अलेक्जेंडर। यह शिष्टमंडल 24 मार्च 1946 को दिल्ली पहुंचा था। भारत के विभिन्न राजनीतिक दलों में लंबी बातचीत के बाद एक त्रिपक्षीय सम्मेलन सरकार, कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के बीच शिमला में आयोजित किया गया। कैबिनेट मिशन ने इस बात को स्पष्ट कर दिया कि इसका उद्देश्य संविधान का निर्धारण करना नहीं बल्कि उस तंत्र को सक्रिय बनाना जिसके द्वारा भारतीयों के लिए संविधान तय किया जा सके। कैबिनेट मिशन योजना का महत्व इस बात में निर्भर था कि इसमें भारतीय एकता को सुरक्षित रखा गया था तथा पाकिस्तान की मांग को स्पष्ट रूप से अमान्य कर दिया गया था।
अंतरिम सरकार का गठन 1946। जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में 11 सहयोगी के साथ 2 सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार का गठन किया गया। इसमें मुस्लिम लीग सदस्य शामिल नहीं थे। तो अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ था? 2 सितंबर 1946 को। ये पूछा जाता है एग्जाम में। मुस्लिम लीग ने कांग्रेस लीग की समानता पर बल दिया। ऐसा न करने पर उसने कैबिनेट मिशन योजना को ठुकरा दिया। आरंभ में मुस्लिम लीग सरकार में शामिल नहीं हुई थी, परंतु वायसराय के प्रयासों से 26 अक्टूबर 1946 को सरकार में शामिल हुई। सरकार में उनके 5 सदस्य थे: लियाकत अली, गजनफ़ अली, चंद्रीगढ़ अब्दुल खंसतर तथा ज्ञानेंद्र नाथ मंडल। इटली के घोषणा। कांग्रेस लीग टकराव संविधान सभा की बैठक में लीग के भाग न लेने तथा उनके द्वारा चलाए जा रहे प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस का परिणाम स्वरूप भारत में दंगे विकराल रूप धारण करते जा रहे थे। राजनीतिक गतिरोध को दूर करने के लिए ब्रिटेन तत्कालीन प्रधानमंत्री इटली ने 20 फरवरी 1947 को घोषणा की कि ब्रिटिश सरकार जून 1947 के पूर्ण सत्ता भारतीयों को सौंप देगी। ब्रिटिश संसद ने यद्यपि इस घोषणा की काफ़ी आलोचना हुई, परंतु अंततः स्वीकृत हो गई। इस घोषणा के साथ सत्ता का सफलतापूर्वक हस्ताक्षर करने के लिए लॉर्ड माउंटबेटन को भारत भेजा गया। माउंटबेटन योजना 1947। मार्च 1947 में लॉर्ड माउंटबेटन को भारत का वायसराय बनाकर भेजा गया। लॉर्ड माउंटबेटन ने भारत और पाकिस्तान के बीच बंटवारे के प्रश्न पर कांग्रेस और मुस्लिम लीग के नेताओं के साथ बातचीत करके एक योजना तैयार की, जिसमें माउंटबेटन योजना के नाम से जाना जाता है। माउंटबेटन द्वारा इस योजना की घोषणा 3 जून 1947 को की गई, जिसमें हस्तांतरण की प्रक्रिया को सुगम बनाने तथा दोनों मुख्य संप्रदायों का समायोजन करने के लिए देश के 2 भागों भारत और पाकिस्तान विभाजित करने का परामर्श दिया गया। इस योजना के दौरान निर्णय लिया गया कि 15 अगस्त 1947 को भारत और पाकिस्तान की सत्ता का हस्तांतरण डोमिनियन स्टेट के आधार पर कर दिया जाएगा। कांग्रेस ने मुस्लिम लीग सहित सभी दलों ने इस योजना को अपनी स्वीकृति दे दी है। इसके उपरांत ब्रिटिश संसद ने किस योजना को कार्य रूप देने के लिए एक विधेयक पारित किया। कांग्रेस और मुस्लिम लीग सहित सभी दलों ने स्वीकृति दी। हो गया। सत्ता का हस्तांतरण। भारत स्वतंत्र अधिनियम 1947। माउंटबेटन की योजना के आधार पर ब्रिटिश संसद ने एक विधेयक 4 जुलाई 1947 को प्रस्तुत किया गया। यह विधेयक 18 जुलाई 1947 को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के रूप में पारित हुआ। इसकी प्रमुख बातें निम्नलिखित थी, जैसे 15 अगस्त 1947 को 2 स्वतंत्र अधिराज्य भारत और पाकिस्तान की स्थापना की जाएगी। नए संविधान में बनने और लागू होने तक वर्तमान संविधान सभाएं ही विधानसभाओं के रूप में 1935 के एक्ट के तहत ही कार्य करेगी। ब्रिटिश क्राउन का भारतीय रियासतों का प्रभुत्व समाप्त हो जाएगा। भारत सचिव का पद समाप्त कर उसके स्थान पर एक राष्ट्रमंडलीय मामलों के सचिव की नियुक्ति करने की व्यवस्था की गई। दोनों राज्यों के लिए राज्य मंत्रिमंडल के सुझाव पर पृथक गवर्नर जनरल की नियुक्ति की जाएगी। इस अधिनियम द्वारा 15 अगस्त 1947 को भारत को 2 स्वतंत्र डोमिनियन भारत और पाकिस्तान में बांट दिया गया। पाकिस्तान के प्रथम गवर्नर जनरल मोहम्मद अली जिन्ना बने
और भारत के लिए माउंटबेटन को ही गवर्नर जनरल बने रहने को कहा गया। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से प्रसिद्ध दादा भाई नौरोजी ने 3 बार 1886, 1893 और 1906 में कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। भारतीय क्रांति की मां, मदर ऑफ इंडिया रेवोल्यूशन के नाम से मशहूर मैडम कामाजी प्रसिद्ध है। बाल गंगाधर तिलक को फादर ऑफ इंडियन अर्नेस्ट, भारतीय अशांति का पिता वैलेंटाइन सिरोल ने कहा। 1932 के सांप्रदायिक पंचायत कम्युनल अवार्ड की घोषणा प्रधानमंत्री रैमसे मैकडोनाल्ड ने की थी। व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के दौरान सबसे पहले गिरफ्त होने वाले सत्याग्रही विनोबा भावे थे। दूसरे थे जवाहरलाल नेहरू, तीसरे थे ब्रह्मदत्त। व्यक्तिगत सत्याग्रह का नेतृत्व पर सबसे पहले विनोबा भावे, दूसरे पर जवाहरलाल नेहरू, तीसरे पर ब्रह्मदत्त थे। जयप्रकाश नारायण, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया एवं श्रीमती अरुणा आसफ अली ने भूमिगत होकर भारत छोड़ो आंदोलन का संचालन किया। 4 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौते में महत्वपूर्ण भूमिका तेज बहादुर सपूत, डॉक्टर जयंकर व भोपाल के नवाब ने अदा की। और इसमें जैसे कुछ हैं इम्पोर्टेंट, जैसे 1911 में पहली बार राष्ट्रगान गाया गया कलकत्ता में। ठीक है, 1911 में राष्ट्रगान गाया गया कलकत्ता में। और पूछे कि गांधी जी ने एकमात्र कांग्रेस के अध्यक्षता किस सन में की, तो वो था 1924 में। कहाँ पे कि बेलगांव कर्नाटक में। ठीक है, अध्यक्ष रहे। और सबसे युवा कांग्रेस के अध्यक्ष कौन रहे थे, वो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। उन्होंने ही 1940 से लेकर 1946 तक अध्यक्ष रहे। और 1905 में बनारस में गोपाल कृष्ण गोखले ने कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। यहीं पर बंगाल विभाजन हुआ था। 1905 में ही बंगाल का विभाजन किया था लॉर्ड कर्जन ने। तो ये थे कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा हमारे चैनल पर नए हैं तो, और शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों को। थैंक यू।